नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सही हैं बच्चों। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रतिरोध के बारे में समझाया था और प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है वहाँ तक मैंने किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको आप पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। आज मैं उससे आगे शुरू करने जा रहा हूँ। प्रतिरोधकता आज का मेरा टॉपिक है। प्रतिरोधकता। देखिए, प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता को अंग्रेजी में कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता क्या होती है। दोनों चूंकि दोनों मिलते जुलते ही टर्म है, एक ही टर्म है, थोड़ा सा अंतर है कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो देखिए, मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि किसी भी चालक के चाहे वो एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, चाहे धातु जो भी हो, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का या इकाई क्यूबिक सेंटीमीटर का एक क्यूब ले लीजिए। जैसे कोई एक ऐसे क्यूब ले लिया, ठीक है। तो इनके अपोजिट फेस, ये और ये, इन फेस के बीच में, इनके बीच जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, अपोजिट फेस के बीच में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं उस धातु की। जैसे ये एल्युमिनियम का है तो वो एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता होगी, ये अगर कॉपर है तो कॉपर की प्रतिरोधकता होगी, ये आयरन है तो आयरन की प्रतिरोधकता होगी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से डेफिनेशन परिभाषा लिख रहे हैं। किसी धातु के इकाई घन के विपरीत फलकों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को हम उस धातु की प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है। और प्रतिरोधकता का SI मात्रक इसका जो होता है, SI मात्रक होता है ओम मीटर। सिंबल में इसको ऐसे लिखते हैं, ओम मीटर, ऐसे, ठीक है। SI मात्रक समझ गए, ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता समझ गए। ये बेसिकली सब धातु के प्रकृति पर निर्भर करता है, अलग अलग धातु की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। तो इस तरह से हम प्रतिरोधकता का नापन करते हैं। अब इसका आता है डेरिवेशन। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को किसी चालक के प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है वो बताया था। उसी के हिसाब से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम के अनुसार हमने क्या आप लोगों को बताया था कि R समानुपाती होता है किसके? L के। फिर बताया था R समानुपाती होता है 1/A के। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो लिखते हैं R समानुपाती L/A। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक स्थिरांक लेते हैं, उसका वो इस तरह से लिखते हैं L/A। ये जो है, ये जो मैंने लिखा है इसको कहते हैं रो। देखिए क्या कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं रो कहते हैं, रो बोलते हैं। तो यही सिंबल जो है इसी को हम कहते हैं प्रतिरोधकता। समझ में आ रही है? इसका आपको उपयोग न्यूमेरिकल में करना पड़ेगा, इसको हम करेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। एक तरह से फार्मूला हो गया। अब आता है
कि किसी, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चालक का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करती है, लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट पे, चालक की प्रकृति पर और तापमान पर। इसमें भी तो कुछ होगा, ये किस किस बात पर निर्भर करती है। तो किसी चालक की प्रतिरोधता बस एक बात पर निर्भर करती है, एक ही बात पर निर्भर करती है। वो क्या है? वो क्या है? किसी चालक की प्रतिरोधकता, किसी चालक की प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता केवल चालक के प्रकृति पर निर्भर करती है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही आसान है कि किसी चालक का प्रतिरोध, तो हमने बताया आपको 4 चीजों पर निर्भर करती है, लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट पे, चालक के प्रकृति पे और तापमान पे। लेकिन प्रतिरोधकता केवल चालक के प्रकृति पर निर्भर करती है, ना तो उसके लंबाई पर निर्भर करती है, ना उसके मोटाई पर निर्भर करती है और ना तापमान पर निर्भर करती है। ये केवल उसके प्रकृति पर। कहने का मतलब कि अगर एल्युमिनियम होगा तो उसकी चालक प्रतिरोधकता, अगर वो कॉपर होगा, तांबे का तार है तो उसकी प्रतिरोधकता, या आयरन की है तो उसकी प्रतिरोधकता, या सिल्वर की है तो उसकी, मतलब अगर धातु अलग अलग है तो उसकी प्रतिरोधकता अलग अलग होगी, बस इसी पर निर्भर करता है, उसके मोटाई पर, उसके लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन इसके बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है, आपको वो याद रहना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए कि आखिर वो क्या है। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि प्रायः जितने भी तापीय संयंत्र होते हैं, विद्युत संयंत्र, जैसे हीटर, ओवन, कई तरह के होते हैं जिसमें हीट उत्पन्न होता है, उससे हम यूज करते हैं, तो उसके जो कॉइल होते हैं वो प्रायः मिश्र धातु के बने होते हैं, एलॉय के बने होते हैं। पूछता है कि क्यों वो प्योर धातु का क्यों नहीं बना होता है, एलॉय का ही क्यों बना होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। तो उसका जवाब है कि मिश्र धातु की जैसी प्रतिरोधकता के विषय बेसिस पे है, इसीलिए बता रहा हूं कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता ओरिजिनल जो धातु होते हैं उससे काफी अधिक होती है, जिसके कारण वो अधिक तापमान पर भी वह मेल्ट नहीं करता, समझ गए, पिघलता नहीं है, ब्रेक नहीं होता। साथ ही साथ वो ऑक्सीजन के साथ भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, जिससे वो कॉइल लंबे समय तक काम करता रहता है। तो यही कारण है कि तापीय वैद्युत संयंत्र में प्योर धातु के, मतलब तांबे के या निकेल के या किसी भी अन्य धातु के, प्योर धातु के कॉइल नहीं होते हैं, वो मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, जिससे कि वो अधिक समय तक वो काम सही से करे, बीच में वो मेल्ट ना हो। तो 2 इसमें रीजन आपको लिखना है कि एक, वो अधिक तापमान पर हवा के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब उपचयित नहीं होते, और साथ ही साथ हाई टेम्परेचर पर भी वो मेल्ट नहीं करता है, मतलब और प्योर धातु के देंगे तो अगर तापमान ज़्यादा होगा तो हो सकता है बीच में मेल्ट कर जाए, तो वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो ब्रेक कर देगा, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर दूसरा कॉइल लगाना होगा हमें। तो इसीलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हम लोग प्रायः मिश्र धातु का ही प्रयोग होता है, ओरिजिनल धातु के नहीं होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो इस तरह से प्रतिरोधकता के बेस पर ये है। अब आता है कि अभी हमने आपको कहा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, कोई भी प्रतिरोध, अब लिखते हैं, तो टॉपिक है आपका प्रतिरोधों
का संयोजन किसी विद्युत परिपथ में जो तरह तरह के या जो भी जरूरत होती है, 2 या 3 या 4 जो प्रतिरोध हम लगाते हैं, उसके डिवाइस आते हैं, वो लगाते हैं जिससे प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो वो किस तरह से हम उसको संयोजित करते हैं। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला है श्रेणी क्रम, समझ रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन सीरीज, और दूसरा है समांतर क्रम, इसको कहते हैं इन पैरेलल। ये 2 तरह से प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। तो बारी बारी से हम देखेंगे। पहले हम श्रेणी क्रम देखेंगे कि श्रेणी क्रम में कैसे करते हैं। देखिए श्रेणी क्रम का कैसा होता है। अब ये है श्रेणी क्रम। देखिए ये प्रतिरोध को हम इस तरह से जब ज्वाइन करते हैं, देखिए अब इस तरह से A B C D E F ये 3 प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध को हम निरूपित करते हैं इसे, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अगर ये तीनों प्रतिरोध एक के बाद एक के साथ एक लाइन में ऐसे जुड़े होते हैं तो इसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है समांतर। तो समांतर क्रम में कैसे होते हैं, थोड़ा पहले ये समझ लीजिए। समांतर क्रम देखिए इस तरह से इस तरह से जब जुड़े होते हैं ये R1 R2 और R3। देखिए इसमें क्या देख रहे हैं कि ये तीनों प्रतिरोधों का पहला एंड जो है यहाँ पर तीनों पहला जुड़ा होता है और इनका तीनों का दूसरा एंड एक दूसरे पॉइंट बी पे जुड़ा होता है। तो इस तरह के जो संयोजन होते हैं उसे हम कहते हैं समांतर। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। ये हमारा श्रेणी क्रम है, जब एक के बाद एक लाइन में जुड़े होते हैं एक के साथ, तो इसको हम श्रेणी क्रम कहेंगे। और इस तरह से जो जुड़े होंगे कि तीनों प्रतिरोधों का पहला छोर जो है सो एक जगह जुड़ा हो और दूसरा छोर दूसरी जगह जुड़ा हो, तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसी को हम कहते हैं समांतर क्रम। अब आपको दोनों का अलग अलग से तो इसका डेरिवेशन पढ़ना होगा कि डिराइव कैसे करते हैं, इसमें कैसे हम निकालते हैं जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो होता है, परिणामी प्रतिरोध, वो कैसे निकालते हैं, तो वो हम आप सिखाएंगे। अब ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दोनों का डेरिवेशन और फिर इस आगे का टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी तक मैं केवल सिंपल बताया है कि श्रेणी क्रम किसको कहेंगे और ये समांतर क्रम क्या कहेंगे, किसको कहते हैं। अगले वीडियो में इन दोनों क्रम में जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होता है, जो परिणामी प्रतिरोध निकालते हैं, उसका डेरिवेशन कराएंगे, फार्मूला कैसे बनता है इनका भी और इनका भी। ठीक है। और फिर उसके बाद आगे का हम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। फिर हम एक इससे आगे की टॉपिक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।